सभी को मेरा नमस्ते। बोर्ड परीक्षा की इस श्रृंखला में अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जो प्रश्न खाली स्थान के रूप में 1 नंबर में आते हैं उनका हम अभ्यास करेंगे, साथ ही इन्हें याद भी करेंगे। आपके सामने है पहला प्रश्न। एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है खालिस्तान कहलाता है। तो इसे हम प्रमेयिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमेयिका। तो मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ प्रमेयिका। प्रमेयिका, इसे आप याद कर लें। प्रमेयिका, सिद्ध किया हुआ कथन क्या कहलाता है? प्रमेयिका। सुपरिभाषित, दूसरा है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है खालिस्तान कहलाती है। इसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल खालिस्तान कहलाता है। महत्तम समापवर्तक क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक अर्थात SCF, महत्तम समापवर्तक। ठीक है। चौथा प्रश्न है हमारे पास, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल खालिस्तान कहलाता है। ये लघुत्तम समापवर्तक LCM कहलाता है। LCM, लघुत्तम समापवर्तक। कोई संख्या P/Q जहाँ P एवं Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के, खालिस्तान कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहलाता है। इन प्रश्नों को आप भली भांति याद कर लें। इतना करने से आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगली की ओर चलते हैं हम, बहुपद की ओर। दो बहुपदों का योग खालिस्तान कहलाता है। दो बहुपद अगर मिलेंगे तो एक बहुपद और बन जाएगा, तो हम इसको लिख देते हैं एक बहुपद कहलाता है। एक बहुपद कहलाता है। ठीक है, बहुपद कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। चर x के बहुपद px की उच्चतम घात खालिस्तान की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। किसकी? बहुपद की घात कहलाती है। 8वां है, घात 3 के बहुपद खालिस्तान बहुपद कहलाते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। कोष्टक में x-1 कोष्टक बंद, कोष्टक के अंदर x-2 के शून्यक होंगे। तो शून्यक इसके जो होंगे, पहला शून्यक जो होगा x-1 है, बराबर में रखेंगे 0 के तो 1 आएगा। तो पहला 1 एवं दूसरा होगा 2। रैखिक बहुपद के अधिकतम खालिस्तान शून्यक हो सकते हैं। रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है। एक शून्यक होता है। अब हम चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। तो जैसे 11 नंबर प्रश्न है हमारा, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है खालिस्तान समीकरण कहलाता है। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा हो तो उसको हम कहते हैं कौन सा? रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण। 12वां प्रश्न की ओर चलते हैं। रैखिक समीकरण ax + by धन c बराबर 0 का आलेख एक खालिस्तान है। रैखिक समीकरण ax + by धन c बराबर 0 का आलेख एक खालिस्तान रेखा है। तो कौन सा रेखा होगा? सरल रेखा होगा।
सरल रेखा है। 13वां प्रश्न, x एवं y का मान युग्म x y जो दिए हुए समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को संतुष्ट करता है, उस समीकरण का खालिस्तान कहलाता है। यदि x y इसको संतुष्ट कर दे तो कहीं ना कहीं ये इसका हल कहलाता है। क्या कहलाता है? हल कहलाता। हल। प्रश्न 14 है, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय खालिस्तान निकाय कहलाता है। कौन सा निकाय कहलाता है? जब किसी समीकरण का निकाय कोई हल होता है तब निकाय संगत निकाय कहलाता है। संगत निकाय। प्रश्न 15, जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय खालिस्तान कहलाता है। असंगत निकाय कहलाता है। असंगत निकाय कहलाता है। अब हम द्विघात समीकरण की ओर चलते हैं। किसी वर्ग द्विघात समीकरण में अधिकतम खालिस्तान मूल होते हैं तो शून्यक या मूल 2 होते हैं। वर्ग समीकरण x ऋण 4 x ऋण 3 बराबर 0 में मूल खालिस्तान होंगे तो पहला मूल 4 होगा, दूसरा मूल 3 होगा, तो 4, 3। 18वां है, एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx धन c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि खालिस्तान, तो हमें यहाँ भरना है वास्तविक मूल तब नहीं होते जब d का मान 0 से छोटा होता है। इसे हम लिख सकते हैं b² छोटा है 4ac से। प्रश्न 20, वर्ग समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्त कर d बराबर क्या हो सकता है? तो हम जानते हैं विविक्त कर d जो होता है b² माइनस 4ac होता है। एक बार इससे भी हम 19 को भी पूरा कर लें। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को वर्ग समीकरण कहते हैं। वर्ग समीकरण, कौन सा समीकरण? वर्ग समीकरण कहते हैं। इन प्रश्नों का आप भली भांति अभ्यास कीजिए, परीक्षा में यही प्रश्न पूछते हैं। समांतर श्रेणी से पूछे जाने वाले खालिस्तान। 21 नंबर प्रश्न है हमारे पास, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, ऋण 1/2 और ऋण 3/2 डैश 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 में सर्वांतर d। सर्वांतर क्या होगा? दूसरे पद से पहले पद को घटा दे, या तीसरे पद से दूसरे पद को, या चौथे पद से तीसरे पद को घटाएं। तो सर्वांतर हम जानते हैं a2 माइनस a1 होता है। यदि हम इसे घटाएंगे तो हमारा जो सर्वांतर आएगा वो आएगा ऋण 1। जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे खालिस्तान कहते हैं। अगर नियम है और अनुक्रम है तो श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। अगला है 23वां, वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है खालिस्तान कहलाता है। समांतर श्रेणी कहलाता है। चौबीसवां प्रश्न है हमारा, समांतर श्रेणी के किसी पद का
उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर खालिस्थान कहलाता है। देखिए, पूर्ववर्ती पद से जो अंतर है, जो हमने पहले निकाला है, वो कहलाता है सर्वांतर। जो सभी में एक समान अंतर होता है, सर्वांतर होता है। 25वां प्रश्न है, कोई तीन राशियां समांतर श्रेणी में हों तो मध्य वाली राशि शेष दो राशियों का खालिस्थान कहलाता है। कोई तीन राशियां समांतर श्रेणी में हों तो मध्य वाली राशि शेष दो राशियों का क्या कहलाता है? समांतर माध्य। समांतर माध्य। अब हम त्रिभुज की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न है, सभी वृत्त खालिस्थान होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि हम यहाँ समरूप त्रिभुज पढ़ रहे हैं, समरूप होते हैं। 27वां जो प्रश्न है हमारा, सभी वर्ग खालिस्थान होते हैं, ये भी समरूप होते हैं। प्रश्न 28वां, सभी खालिस्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अगर त्रिभुज समरूप हैं तो समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज खालिस्थान होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, पर समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते, इसका भी आपको ध्यान रखना है। 30वां प्रश्न है, निर्देशांक ज्यामिति से किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? x अक्ष भुज या भुज कहलाएगा। तो हम लिखेंगे x निर्देशांक और साथ में लिख सकते हैं भुज। भुज, ठीक है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या लिखेगी? y निर्देशांक। y निर्देशांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाएगा। इसको हम कोटि भी लिख सकते हैं, कोटि। दो प्रश्न का उत्तर, तो ये IMP प्रश्न है, IMP। 32वां प्रश्न है हमारे पास, 0y निर्देशांक x, 0 के मध्य की जो दूरी होगी वह होगी रूट के अंदर x स्क्वायर धन y स्क्वायर। 33वां प्रश्न है जो कि आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है, 2a, 0, 0, 2b जो हमारे पास दिया है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसको और इसको जोड़ो, 2 से भाग दो, इसको और इसको जोड़ो, 2 से भाग दो। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे a, b। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, है ना। 34वां प्रश्न है, तीन संरेखीय बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीन संरेखीय बिंदु से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 0 होता है, 0, 0। यहाँ तक के सभी सवाल आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम त्रिकोणमिति की ओर चलते हैं, जहाँ पर हम खाली स्थानों के मानों को लिखेंगे। तो हमारे पास 35वां प्रश्न है, वर्गमूल के अंदर 1 ऋण cos स्क्वायर थीटा का मान जो होगा क्या होता है? आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो जो मान होगा वह होगा sin थीटा। cot 59 डिग्री बटे tan 31 डिग्री का यदि हम इसको हल करें तो हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाता है ना। और फिर हमारा cot से cot कट जाएगा तो इसका मान 1 होगा। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा होता है।
वर्गमूल के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan थीटा। ये सूत्र है, इसे आपको याद करना है। सर्व समीकरण के 3 सूत्र हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है ना sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये इसी का उल्टा यहाँ पूछ लिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। sec 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। अब हम वृत्त की ओर चलते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा है और उसे एक बिंदु पर, कहाँ, केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर खालिस्तान होती है। तो मैंने आपको चित्र बनाकर इसे क्लास में समझाया था कि क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब। 43 है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। तो छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा, छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं। 44वां है, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर रेखाएं हो सकती हैं दो। एक वृत्त की खालिस्तान समांतर रेखाएं होंगी दो। 45वां है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। तो आप जानते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं। कौन सा, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर चलते हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में पूछे जाने वाले खालिस्तान में प्रश्न। r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल सभी को याद है, पाई आर स्क्वायर। कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणित पाई आर स्क्वायर। दोनों जगह आप डिग्री जरूर लगा लें। 48वां प्रश्न है, वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उस वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधि। परिधि या कभी कभी इसे हम परिमाप भी कहते हैं, परिधि या परिमाप, परिमाप। वृत्त की परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र की माप उस वृत्त का क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा परिबद्ध हो, परिबद्ध मतलब घिरा हुआ हो, उसे वृत्त का एक खालिस्तान कहलाता है, त्रिज्य खंड। क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। तब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की ओर चलते हैं, है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 51 नंबर का प्रश्न है। एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती हैं। घनाभ में फलकों की संख्या 6, घन में भी इतनी ही होती हैं। एक घन के विकर्ण की लंबाई 12 वर्गमूल 3
तो घन की कोर की लंबाई जो होगी कितनी होगी? 12 होगी। क्या होगी? 12 होगी। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा, हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर से सूत्र लगा देंगे। पाई का मान होता है 22/7 गुणित, और त्रिज्या है तो वर्ग है तो 7 गुणित 7। 7 से 7 का भाग चला जाएगा, 7 दूनी 14 की 4, हासलाई 1 और 7 दूनी 14 1 15, 154 होगा। अब प्रश्न क्रमांक 54 है। 3 गुणित माध्य बराबर खालिस्तान धन 2 माध्य। कक्षा में इसे मैंने भली भांति समझाया था, तो यहाँ उत्तर में आएगा बहुलक। क्या आएगा? बहुलक। 55 प्रश्न है। x बार बराबर a धन समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई में जो a है वह एक कल्पित माध्य है। क्या है? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, कल्पित इसको हमने कल्पना से माना, इच्छा से, कल्पित माध्य। 56वां हमारा प्रश्न है। माध्यक बराबर माध्यक, इसको पहले मध्यिका कहते थे। एल धन कोष्टक के अंदर n/2 ऋण CF अर्थात संचयी आवृत्ति बटे आवृत्ति F गुणित H में L जो होगा, क्या होगा हमारा L? माध्य वर्ग की निम्न सीमा। इसको लिख देता हूँ, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। अब हम प्रश्न 57 की ओर चलते हैं। बहुलक बराबर होता है L धन कोष्टक के अंदर F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद गुणित H। H इसमें क्या होता है पूछ रहा है। तो H जो होता है बहुलक वर्ग की माप होता है। बहुलक वर्ग की वर्ग माप को हम लोग H कहते हैं। बहुलक वर्ग की वर्ग माप बराबर H होता है। ठीक है। 58 नंबर सूत्र जो है हमारा, सूत्र है x बार बराबर a धन समेशन एफ आई यू आई बटे समेशन एफ आई गुणित H में जो यू आई है वो क्या होता है। तो यहाँ पर यू आई जो होगा हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं कि यू आई बराबर एक्स आई धन कल्पित माध्य बटे बहुलक वर्ग, जो भी हमारा माध्य वर्ग की जो नीचे होती है वर्ग माप H। तो यू आई बराबर एक्स आई धन ए बटे H होगा। आशा है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हर बच्चे तक इसे पहुंचाएं ताकि उसका कल्याण हो सके। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रायिकता में 59 नंबर का प्रश्न है हमारे पास। सभी संभव प्रायिकता का सदैव योग क्या होता है? सभी संभव प्रायिकताओं का संभव सदैव योग होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकता कितनी भी जोड़ दी जाए उसका मान 1 के बराबर होगा। हमने कई बार इसे क्लास में पढ़ा है। 60वां प्रश्न है। एक साथ घटित न होने वाली घटनाएं, है ना, एक साथ घटित न होने वाली घटनाएं क्या कहलाती हैं? परस्पर अपवर्जी। क्या कहलाती हैं? परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम परस्पर
अपवर्जी, अपवर्जी मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। 61 यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभव परिणामों का समुच्चय खालिस्तान कहलाता है। यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभव परिणामों का समुच्चय क्या कहलाता है? प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, समष्टि को मैं यहाँ लिख देता हूँ समष्टि। अगला प्रश्न है, प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उपसमुच्चय उसकी एक खालिस्तान है। प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उपसमुच्चय उसकी एक क्या है? जरा ध्यान दीजिए, क्या है? घटना। प्रायिकता में हमने घटना पढ़ी ना, घटना, घटित होने वाली घटना। अगला है हमारे पास, किसी असंभव घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है। जो घटना हो ही न सके, मतलब जिसकी संभावना ही ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? शून्य घटना। क्या कहेंगे? शून्य। आशा है कि सारे खालिस्तान संबंधी प्रश्नों को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये निर्धारित प्रश्न हैं, इनका अभ्यास करें। आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।